क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अभी तक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने किंगडम मोनेरा को अच्छे से देख लिया। मतलब ये है कि हमने जो है वो आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं इनको अच्छे से हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और प्रोटिस्टा हमने पिछली क्लासेस में खत्म किया, हमने प्रोटिस्टा को भी पूरा किया। ठीक है, एनिमेलिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 5 किंगडम में से अब हमारे पास पढ़ने के लिए बचा है फंजाई और प्लांटी। किंगडम प्लांटी का चैप्टर ही अलग है ना, तो उसको हम अलग से देखेंगे। तो अभी हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो लास्ट आखिरी हिस्सा है फंजाई, उसके बाद हम देखेंगे वायरसेस, देन चैप्टर खत्म। ठीक है, आप में से कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सर ये चैप्टर थोड़ा स्लो क्यों चल रहा है, तो कारण उसके पीछे ये बेटा, इस चैप्टर में इंफॉर्मेटिव चीजें बहुत सारी हैं। तो जब भी आपकी क्लास लगती है उसके बाद आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है कि आप इंफॉर्मेशन पर एमसीक्यू लगा सकें, आप उसको मेमोराइज कर सकें, याद रख सकें। देखो, ये चैप्टर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स के समान जो है कॉन्सेप्चुअल चैप्टर नहीं है। यहां पर बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या कर रहे हैं हम, बेसिकली हम जीवों के कैरेक्टरिस्टिक को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को रिटर्न करने के लिए यू शुड हैव सफिशिएंट टाइम। मेरा क्या है, यदि मैं बड़ा बड़ा लेक्चर डाल दूं और आपके खूब सारे लेक्चर खत्म कर दूं 2 दिन में चैप्टर को, कि 2-2 3-3 लेक्चर डाल के चैप्टर खत्म कर दिया, तो चैप्टर खत्म करने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी कि जो हमने पढ़ा है उसमें से कितना हमें मेमोराइज है किया है हमने, कितना हमारे दिमाग में गया है। क्योंकि एग्जाम में हम कोई कॉपी, कोई यूट्यूब कुछ लेके साथ नहीं जाएंगे। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रेन लेकर जाएंगे, अपनी रिकॉल पावर जो है वो ही एग्जाम में काम आएगा। इसलिए प्लीज बेटा मेरे साथ चलिए, जो भी मैं कर रहा हूं एकदम साइंटिफिकली कर रहा हूं कि मुझे किस स्पीड से किस चैप्टर में जाना है, कितना आपको कहां पढ़ा देना है, कहां रुक जाना है, कहां पर आपको मुझे पॉज देना है, ये सब मुझे पता है। ठीक है, बस बेटा आपको फॉलो करना है और आपको मेरे साथ चलते रहना है। ठीक है, चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं किंगडम फंजाई के बारे में। क्लियर? ठीक है, देखिए अब यदि आप देखें तो फंजाई किस तरह के जीव होते हैं, तो हमने सबने देखिए, हम सब ने जो है वो फंजाई देखा होता है। आप देखिए किसी भी बगीचे में जाइएगा, आप देखेंगे आपको इस प्रकार के मशरूम्स देखने मिल जाएंगे, आपको इस प्रकार की फंजाई आपको देखने मिल जाएगी। तो दिस इज ए वैरायटी ऑफ फंजाई, जिसमें हम देख रहे हैं कि आपको अलग अलग वैरायटी के आपको जो है वो मशरूम्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये जो होते हैं ये बेसिडियोमाइसिटिस ग्रुप के फंजाई होते हैं। पढ़ेंगे बेटा, हम चिंता मत कीजिए, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। अभी समझ लीजिए आप कि हम फंजाई होते किस तरह के जीव हैं, हम उन्हें जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं, देखिए ये एक पेड़ के तने पर या एक लकड़ी पर उगने वाला एक जो है वो फंजाई दिखाई पड़ रहा है हमको के। और फंजाई जो है वो सबसे अच्छे डिकम्पोजर होते हैं। याद रखिएगा, यदि फंजाई ना होना तो हमारी पूरी अर्थ जो है गंदगी से भर जाएगी, हमारी अर्थ पर जो है चारों तरफ गार्बेज होगा। क्योंकि जो पेड़ों के अंदर, पौधों के अंदर जो लिग्निन होता है, एक केमिकल जो लिग्निन होता है और जो सेलुलोज होता है, उसे पचाने की क्षमता फंजाई में होती है और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में होती है। क्लियर? फंजाई जो है वो बैक्टीरिया के साथ मिलकर सबसे इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं। और ये डिकम्पोजर जो है ये तमाम ऑर्गेनिक मटेरियल जो वेस्टेज उसको वो डिकम्पोज करते हैं। और याद रखिए कि दुनिया भर में जो भी फॉरेस्ट है, जंगल में जो टूटी सूखी टहनियां हैं और जो गार्बेज पड़ा हुआ है, उसको डिकम्पोज करने में सबसे बड़ी भूमिका फंजाई की होती है। क्योंकि फंजाई में लिग्निन को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, जो बैक्टीरिया के पास भी नहीं होती है। लिग्निन को डाइजेस्ट करना बैक्टीरिया के पास भी नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया दे डोंट हैव दिस कैपेसिटी के जो फंजाई है वो लिग्नोसेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती है। ठीक है, देख रहे हैं आप देख रहे हैं डिफरेंट वैरायटी का आपको जो है वो, देखिए आप फंजाई का इस्तेमाल हम फूड के रूप में भी करते हैं। जो अगेरिकस होता है, अगेरिकस जो कि कॉमन बटन मशरूम है, उससे हम खाते हैं, वो भी एक फंजाई होता है। ठीक है, देख रहे हैं आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, इसे बोलते हैं बेटा बास्केट फंजाई। दिस इज दी बास्केट फंजाई, ये है बास्केट फंजाई। ठीक है, ये बास्केट फंजाई है। और ये दूसरा जो देख रहे हैं वो है कोरल फंजाई, ये है कोरल फंजाई, कोरल के समान दिखाई पड़ रहा है।
अलग अलग शेप के, अलग अलग तरह के हमको ये जीव देखने मिलते हैं। और हम सब जानते हैं सबसे कॉमन कारण हमारा जो फूड स्पॉइल होता है, डबल ब्रेड दिखेगा, कोई ओल्ड पुरानी ब्रेड होगी ना कहीं पर, आप देखिएगा पुरानी ब्रेड में आपको ब्लू या ब्लैक धब्बे दिखाई पड़ेंगे। दैट इज दी सैप्रोफाइटिक फंजाई जो उस पर ग्रो करती है। आप देख सकते हैं ये फंजाई है, इस पर ग्रो करती है, ठीक है। और ऐसे ही जो है ब्रेड पर ग्रो करने वाली फंजाई ब्लू मोल्ड, ऐसे ही ब्रेड पर ग्रो करने वाली फंजाई ब्लू मोल्ड, जिसको कॉमनली हम जो कॉमन नेम ब्लू मोल्ड है और साइंटिफिक नेम इसका है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम, इससे क्या खोजा गया था? इससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था, ठीक है, क्लियर। देखिए आप, है ना, ऑरेंजेस के ऊपर जो है वो बड़ी मात्रा में फंगस इन्फेक्शन लग गया है तो पूरे ऑरेंज खराब हो गए इनके। तो फंजाई जो होती है वो फूड को भी डिके करती है, क्लियर। देख सकते हैं आप, ये दी जाती फंजाई जो यानी फंजाई आर यूबिक्वाइटस, हर पॉसिबल जगह पर पाई जाती हैं एंड दे कैन डिकम्पोज ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को वो डिकम्पोज कर सकती हैं वो, ठीक है। और फंजाई हमारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी होती है बेटा। तो सोया सॉस को बनाने के लिए, फर्मेंटेड वाइन बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए हम फंजाई का इस्तेमाल करते हैं कि चलिए बताइए मुझे आप उस फंजाई का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल हम जो है, उस फंजाई का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल हम जो है वो बेकर्स ईस्ट के रूप में करते हैं। यानी किस फंजाई को हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं? नाम बताइएगा, उस फंजाई का नाम बताइए जिसको हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं, क्लियर। याद आया? कहां पढ़ा हमने ये? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में के। तो मैंने कहा बेकर्स ईस्ट जो है वो कौन सा फंजाई होता है ये आप मुझे बताएंगे, क्लियर। चलिए, तो अब आप फंजाई में कुछ बेटा पॉइंट नोट करते हैं। देखो मैं क्लियर कर दूं आपको, हमारा पूरा यानी इस चैप्टर में हम 100% एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर हमको क्वेश्चन का रेंज ऑफ क्वेश्चन कवर करने के लिए बियॉन्ड एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। और जो मैं बियॉन्ड एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा वो पढ़ना ही पड़ेगा, समझ गए ना, कोई इफ और कोई बट नहीं, क्लियर। चलिए, माइकोलॉजी, माइसिटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी या माइसिटोलॉजी कहते हैं। फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी पीए माइकेली, पीए माइकेली को फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं या फादर ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। इन्होंने जो है माइकोलॉजी की शुरुआत किया के। फादर ऑफ सिस्टेमिक माइकोलॉजी ईएम फ्रिश को कहते हैं। सिस्टेमिक माइकोलॉजी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, के फंजाई की क्लासिफिकेशन शुरुआत ईएम फ्रिश ने किया। लीनियस ऑफ माइकोलॉजी हम ईएम फ्रिश को कहते हैं। लीनियस ने कहां काम किया था बेटा? क्लासिफिकेशन पे काम किया था, इसलिए जिसने फंजाई को क्लासिफिकेशन किया उसको हम लीनियस ऑफ माइकोलॉजी कहते हैं। ये सब के सब पॉइंट एग्जाम के एमसीक्यू से लिए गए के, ये सारे पॉइंट एग्जाम के एमसीक्यू से बेटा लिए गए, ठीक है। फिर फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी को बोलते हैं। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डी बेरी को कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ईजे बटलर को कहते हैं। याद रखिएगा के। अब आप बोलोगे सर हमको इस बुक में ये नाम मिला, उस बुक में वो नाम मिला, सब गलत है। जो मैंने बताया यही नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से निकाली गई इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। एक बार रिपीट करता हूं, आगे बढ़ते हैं हम। माइकोलॉजी और माइसिटोलॉजी मींस स्टडी ऑफ फंजाई। फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी पीए माइकेली, फादर ऑफ माइकोलॉजी पीए माइकेली, फादर ऑफ सिस्टेमिक माइकोलॉजी ईएम फ्रिश, लीनियस ऑफ माइकोलॉजी ईएम फ्रिश, फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी डी बेरी, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी डी बेरी एंड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी ईजे बटलर, ठीक है। अब भारत के कुछ माइकोलॉजिस्ट थे जो बड़े फेमस हुए, और ये इसलिए फेमस हुए, उन्होंने जो देखिए याद रखिए, फंजाई कई गंभीर क्रॉप डिजीज का कारण के, फंजाई जो है कई गंभीर क्रॉप डिजीज को करती है। इतना खतरनाक क्रॉप डिजीज करता है कि अकाल पड़ जाता है। सुनिए बात को, मतलब कई बार फंजाई का इन्फेक्शन होने पर पूरी की पूरी क्रॉप खत्म हो जाती है। जैसे कि देखिए, एक है फेमाइन ऑफ आयरलैंड, फेमाइन ऑफ आयरलैंड बड़ा फेमस है, आप कभी गूगल भी करेंगे आपको मिलेगा। फेमाइन ऑफ आयरलैंड के ये हुआ था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, जो कि फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस फंजाई से होने वाली बीमारी थी के पूरी की पूरी आलू की फसल जो है खराब हो गई थी। और आयरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहां पर जो है वो प्रिंसिपल फूड क्रॉप, जो मुख्य भोजन है वो आलू है, पोटैटो है के। ग्रेट ब्रिटेन के पास में छोटा सा कंट्री आयरलैंड, तो आयरलैंड जो है उसमें पूरा क्रॉप खत्म हो गया आलू का, और सोचिए कि अकाल पड़ गया, लोग जो है वो दाने दाने को मोहताज हो गए लोग के। और ये फेमाइन ऑफ आयरलैंड दुनिया भर में बड़ा फेमस हुआ, और इसका कारण था एक फंजाई के, दैट इज दी फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। तो फंजाई कई बार जो है पूरा क्रॉप डैमेज करता है के। अब
हम क्या कहते हैं तो इसका मतलब देर और पुराने पहले के समय में क्या था कि जो अकाल था वो कई बार फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो जाया करता था। तो इंडियन साइंटिस्ट जो है केसी मेहता, इन्होंने रस्ट प्रॉब्लम का स्टडी किया इंडिया के अंदर के। रस्ट जो होता है ये वास्तव में पक्सीनिया नाम के, ये फंजाई का नाम होता है पक्सीनिया नाम की फंजाई से रस्ट प्रॉब्लम होता है और इससे पूरा गेहूं का फसल खाला जाता है। आप सोचिएगा कि इतना इंटरेस्टिंग है कि गेहूं का दाना बाहर से नॉर्मल दिखाई पड़ेगा, आप दाने को तोड़कर देखोगे अंदर काला काला स्पोर भरा होगा उसके अंदर के। उस गेहूं का यदि आप आटा बनाएंगे तो काले रंग का आटा बनेगा जो केवल फंजाई के स्पोर होंगे। खाने पर व्यक्ति गंभीर बीमार पड़ सकता है, ठीक है, खाने लायक नहीं रहेगा वो। तो ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट प्रॉब्लम का नाम था, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, उसका नाम था ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट के। भारत में भी कई बार हुआ है के। तो असल में जो है रस्ट प्रॉब्लम की स्टडी की थी केसी मेहता ने। बीवी मुंडकर नाम के साइंटिस्ट ने स्मट प्रॉब्लम की स्टडी की थी, ये भी फंगल डिजीज के। स्मट होता है यूस्टिलेगो फंजाई से। अब देखो बेटा, अब मुझे भी तो याद है, मैं कुछ देख के थोड़ा मैंने भी तो याद किया हुआ अपने समय, और ये मुझे पीएमटी के समय से याद है क्योंकि जो चीजें रिलेवेंस की होती हैं, जिन चीजों से हमारे समाज पर गहरा फर्क पड़ा है, मैं हमेशा जब मैं पढ़ता था ना तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग याद करते हैं। मैं उस समय जब पढ़ता था मैं सोचता था कि मेरे को किसी ने बताया जो है वो फेमाइन ऑफ आयरलैंड, ठीक है, रस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया, हमारे टीचर ने हमको पढ़ाया उस समय, ठीक है, उस जमाने में। क्योंकि कोर्स तो सही में होता है, कोई फर्क बदलता तो है नहीं है। एक्चुअली क्या होता है बेटा कि जो आप इमेजिन कीजिए, जस्ट सीन कि व्हाट इज दिस सीन कम्स इन योर माइंड ड्यूरिंग द फेमाइन, कि आलू नहीं है आयरलैंड का, आप देखिए कि सीन किस तरह का होगा वहां पे। तो यू कैन रिकॉल। तो आप जब रिलेवेंस के साथ चीजों को पढ़ते हैं ना, चीजें याद रहती है, ये तो याद करने का। मैंने कहा ना, रस्ट प्रॉब्लम पक्सीनिया से होती है, स्मट प्रॉब्लम यूस्टिलेगो फंजाई से होता है, ठीक है। इसकी स्टडी की थी वीवी मुंडकर ने। इसमें भी क्रॉप डैमेज आता है। सीवी सुब्रमण्यम जो है, इन्होंने फंजाई की टैक्सोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने कई सारी फंजाई का उन्होंने जो है वो टैक्सोनॉमी किया, उसको सही जगह पर प्लेस किया उन्होंने, ठीक है। अब ये सब एग्जाम में क्या है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े कॉन्वेंशनल क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं और जीके टाइप क्वेश्चन है। फेमस बुक्स ऑन माइकोलॉजी पर प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, नोवा जेनरा प्लांटरम पीए माइकेली। देखिए पीए माइकेली ने साफ साफ कह दिया कि कुछ नए तरह का पौधों का जीनस मिला है जो कि है फंजाइट के। नोवा जेनरा प्लांटरम पीए माइकेली, फाउंडर ऑफ माइकोलॉजी, है ना, ठीक है। तो पीए माइकेली समझ गए थे कि ये कुछ नॉर्मल प्लांट नहीं, कुछ अलग ही है के। तो नोवा जेनरा प्लांटरम बुक लिखी इन्होंने। सिस्टेमा माइकोलॉजिकम बुक लिखी थी ईएम फ्रिश ने। और सिलोस फंजोरम बुक लिखी थी पीएस एकार्डो ने, जिसमें कि 64,000 से अधिक फंजाई के बारे में बतलाया गया, ठीक है। मोर देन 64,000 फंजाई के बारे में जिक्र किया गया पीएस एकार्डो की सिलोस फंजोरम में के। क्लियर। तो ये फेमस बुक्स हैं माइकोलॉजी में। कई बार मैच दी कॉलम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है, किन जीवों को हम फंजाई बोलेंगे? क्योंकि अभी तक हम सबके दिमाग में एक बात थी कि या तो प्लांट होते हैं या एनिमल होते हैं के। अब ये नया फंजाई आया है, तो ये फंजाई कैसे अलग है प्लांट से, कैसे अलग है एनिमल से, और क्या कैरेक्टर एनिमल के समान है और क्या कैरेक्टर प्लांट के समान है? जैसे कि समझिए, फंजाई में सेल वॉल होती है, प्लांट में सेल वॉल होती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेल वॉल प्रेजेंट है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से फंजाई और प्लांट एक साथ चले गए। लेकिन फर्क है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन से बनी होती है। यहां अंतर आ गया। फिर प्लांट ऑटोट्रॉफ है, फंजाई हेटरोट्रॉफ है। फंजाई हेटरोट्रॉफ है, एनिमल भी हेटरोट्रॉफ है, तो एनिमल फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक एक जैसे हो गए। तो कई जगह पे फंजाई और एनिमल में सिमिलरिटी मिलेगी, कई जगह पे डिसिमिलरिटी मिलेगी। कई जगह पे प्लांट और फंजाई में सिमिलरिटी मिलेगी, कई जगह पे डिसिमिलरिटी मिलेगी। अब चूंकि फंजाई एक डिफरेंट टाइप का जो है वो किंगडम है, किंगडम ही अलग है, ये ना तो प्लांटी है ना ये एनिमलिया है, ठीक है। क्या कैसे डिफाइन करेंगे फंजाई को? द टर्म फंजाई डील विद द ऑर्गेनिज्म, यानी फंजाई शब्द का उपयोग हम उन जीवों के लिए करते हैं जो कि यूकैरियोटिक। याद रखना, एवरी फंजाई इज ए यूकैरियोटिक। हर फंजाई यूकैरियोटिक होती है, कोई फंजाई प्रोकैरियोटिक नहीं होती है, दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। दूसरा, स्पोर बेरिंग के, हर फंजाई जो होती है वो स्पोर जरूर प्रोड्यूस करती है। याद रखिएगा, स्पोर बेरिंग मतलब स्पोर को प्रोड्यूस करना इनका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में से एक है के। तो एवरी फंजाई इज ए स्पोर बेरिंग के, कोई भी तरह का स्पोर। इतना इंपॉर्टेंट है कि फंजाई का क्लासिफिकेशन भी स्पोर के आधार पर होता है।
जो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करेगा एस्कोमाइसिटीज, जो बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस करेगा बेसिडियोमाइसिटीज, जो जाइगोस्पोर प्रोड्यूस करेगा जाइगोमाइसिटीज। मतलब फंजाई का क्लासिफिकेशन भी स्पोर्स के आधार पर होता है। कितना इंपॉर्टेंट है ये। फिर ए क्लोरोफाइलस, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इनमें क्लोरोफिल जो है वो नहीं मिलेगा आपको देखने, क्लोरोफिल एब्सेंट के। ए क्लोरोफाइलस होती है, यूजली रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मीन। ठीक है, तो अब ये तो कोई भी जीव कर सकते हैं, तो एसेक्सुअल सेक्सुअल मीन से रिप्रोड्यूस करती है। फिलामेंटस बॉडी होती है इनकी, बॉडी फिलामेंटस ब्रांच होती है थैलॉइड के, थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड बॉडी का मतलब बेटा क्या होता है, दिमाग में डाल लो उसको। थैलॉइड बॉडी का मतलब होता है ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जिसको रूट स्टेम लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते आप। जब आपको रूट स्टेम और लीफ साफ साफ नहीं दिखाई पड़ते हैं, उस स्ट्रक्चर को थैलस बोलते हैं, थैलॉइड बोलते हैं। थैलॉइड बॉडी होती है इसकी। सेल वॉल जो है वो काइटिन से बनी होती है, काइटिन से बनी हुई सेल वॉल आपको देखने मिलती है कि कोई भी वेसल, जाइलम, फ्लोएम, कोई इस तरह का वेसल कंडक्शन के लिए देखने नहीं मिलता है। ना आपको आर्टरी और वीन्स देखने मिलती है, ना इधर एनिमल के समान कोई वेसल देखने मिलेगा, ना प्लांट के समान कुछ देखने मिलेगा इसमें के। तो ऐसे जीवों को हम फंजाई कहते हैं। तो फंजाई यूक्रिटिक होते हैं, फंजाई स्पोर बेरिंग होते हैं, फंजाई में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, फंजाई एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, फंजाई फिलामेंटस बॉडी के होते हैं, थैलॉइड बॉडी होती है जिसको आप रूट स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, फंजाई में काइटिन से बनी सेल वॉल होती है, और फंजाई में कोई स्पेसिफिक वेसल्स कंडक्शन के लिए नहीं होती है। ये सब दिमाग में रखना है हमको, एकदम एकदम हाई अलर्ट पर रहना है, ताकि क्योंकि यही इंफॉर्मेशन एग्जाम में एमसीक्यू बनकर आती है। ठीक है, चलिए हम इस इंफॉर्मेशन को, इस पूरी डेफिनेशन को तोड़कर हमने पॉइंट निकाल लिए। ठीक है, और हमने ऐसे पॉइंट निकाले कि एग्जाम में जब एमसीक्यू पूछेगा सीधा उत्तर हमको मिलना चाहिए। मैं बहुत दिन से एक बात आपसे नहीं बोला हूं, आप बोलूंगा आपसे दोबारा से। रिकॉल करते हैं, एवरी एग्जाम इज लाइक ए वॉर। हर एग्जाम, एक परीक्षा जो है वो एक युद्ध के समान है, और युद्ध में सामने वाले शत्रु का, जो आपका शत्रु है उसका पैतरा मालूम होना चाहिए कि वो कैसे पूछ सकता है, क्या कर सकता है, तभी हम वॉर को जीतेंगे हम। और वाई यू आर ए कमांडो, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर टू ए वॉर, इट्स एन इंटेलेक्चुअल वॉर, वॉर टू कॉम्बेट विद द डिजीज, विद द एलिमेंट्स के जो व्यक्ति को बीमार करते हैं। लाइफ और जीवन और मृत्यु के बीच कोई खड़ा होगा ना, वो मेरा कमांडो होगा, डॉक्टर होगा बोल के। तो आपको वहां पहुंचना है, आपको इसके लिए आपको तैयार रहना है। याद रखिए, अपने आप पर रहम करना बंद कर दीजिए, अपने आप से कहना बंद कर दीजिए कि मुझसे नहीं बनेगा, ये मेरे लिए कठिन है। अपने आप को तपाइए, अपने आप को इतना जो है वो इतना तपाइए, अपने आप को इतना कठोर संघर्ष कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, किस्मत को बदलना ही होगा आपके लिए। और वो किस्मत नहीं होगी, वो आपका श्रम होगा जो आपको जो है वो परिणाम दिलाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है। चलिए, तो जनरल कैरेक्टर देखते हैं इसका। यूक्रेटिक थैलॉइड के, ये यूक्रेटिक होती है, थैलॉइड बॉडी की होती है, हेटेरोट्रॉफिक होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, और फंजाई पैरासाइट हो सकती है, सेप्रोफाइट हो सकती है, सिम्बायोट हो सकती है। मतलब फंजाई एक होस्ट के ऊपर सर्वाइव कर सकती है, दे में बी पैरासाइट, दे में बी सेप्रोफाइटिक, दे में बी सिम्बायोटिक के। इनमें एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, जब 5 किंगडम पढ़ रहे थे तब भी मैंने कहा था कि एनिमल में न्यूट्रिशन कैसा होता है, एनिमल अपनी बॉडी के अंदर फूड को लेगा और उसको वो डाइजेस्ट करेगा। जैसे प्रोटोजोआ के बारे में हमने बात किया था, कहा था वो अंदर लेकर डाइजेस्ट करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, हम उसे इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। एनिमल में क्या होता है बेटा, एनिमल में इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको एनिमल में देखने मिलता है। ठीक है, बॉडी के अंदर फूड लेकर डाइजेस्ट करेंगे। और फंजाई में देखने मिलता है हमें जो है वो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमको फंजाई में देखने मिलता है। जिसमें क्या होगा बेटा, जिसमें जो है वो फूड को अंदर नहीं ले जाएगा, बल्कि बाहर जो फूड है उसके ऊपर से, मैंने कहा आपसे ये फूड है के बाहर, ये फूड आर्टिकल प्रेजेंट है, और ये एक फंजाई है के, तो ये बाहर एंजाइम को सिक्रेट करेगी, और ये एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करेगा। जब फूड पच जाएगा तब फंजाई उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। आप देखना ना, कभी रिंगवर्म होता है, कभी ना कभी लाइफ में सबको फंगस एक बार हुआ होता है, रिंगवर्म होता है। तो रिंगवर्म में क्या होता है कि स्किन के ऊपर का आप हिस्सा देखेंगे तो आपको थोड़ा सा वो दबा हुआ और थोड़ा सा जो है वो रफ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि स्किन का ऊपर का लेयर फंजाई खा चुकी होती है, और फंजाई वहां पे अपना एंजाइम सिक्रेट करती है, इसलिए वो हिस्सा वहां पे ईचिंग होती है, वो हिस्सा जो है वो उस वहां पर जो है वो डाइजेशन होने लगता है, इसलिए वो हिस्सा थोड़ा सा नीचे की ओर हल्का सा मामूली से नीचे धस जाता है, और धब्बे के रूप में हमको दिखाई पड़ता है, व्हाइट हल्के से स्पॉट के रूप में वो दिखाई देता है। फंजाई करती है एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है। ठीक है,
काइटिन से बनी सेल वॉल होती है, फूड रिजर्व ग्लाइकोजन होता है। याद रखिए कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में फूड रिजर्व होता है स्टार्च, फंजाई में फूड रिजर्व होता है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन यदि फूड रिजर्व है तो ये एनिमल के समान कैरेक्टरिस्टिक हो गया, और फंजाई में स्पेसिफिक टाइप के स्पोर बनते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिकली ये स्पोर का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर? अब फंजाई रहती कहां कहां मिलती है, हम उसकी बात करें, हम कि फंजाई के हम हैबिटेट की बात करें तो फंजाई यार यूबिक्विटस आपको लगभग हर जगह देखने मिलेंगी। जैसे बैक्टीरिया हर जगह होते हैं, फंजाई भी हर जगह देखने मिलेगी। ठीक है, फर्क इतना सा है कि बैक्टीरिया का हायर टेम्परेचर को सहन करने की क्षमता अधिक होती है। फंजाई कैन नॉट टॉलरेट टेम्परेचर मोर देन 60 डिग्री सेल्सियस, के 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कोई भी फंजाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, लेकिन बैक्टीरिया कैन टॉलरेट टेम्परेचर अराउंड 100 and 105 डिग्री सेल्सियस। याद है ना थर्मोफिलिक बैक्टीरिया हमने देखे थे, मेराइन थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, तुमने कहा था कि सल्फर थर्मोफिलिक सल्फर बैक्टीरिया दे कैन टॉलरेट 100 to 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, लेकिन फंजाई उतना अधिक था, लेकिन तब भी फंजाई आपको हर पॉसिबल जगह पे देखने मिलती है। याद रखिएगा, जो एग्जामिनर का फेवरेट है और एनसीईआरटी में जिसके बारे में मेंशन है वो फंजाई है जो गोबर में ग्रो करती है, कोप्रोफ्लस फंजाई। कोप्रोफ्लस फंजाई जो है वो गोबर में ग्रो करती है, ग्रो ऑन डंग। ठीक है, ये डंग में ग्रो करती है, जो है वो एनिमल वेस्टेस पे ग्रो करती है, इसे कोप्रोफ्लस फंजाई कहते हैं हम। क्या एंडोबायोटिक फंजाई वो होती है जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल्स के अंदर ग्रो करती है, इन द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म के। इपीबायोटिक वो फंजाई होती है जिसका रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है सरफेस से बाहर निकला होता है, बाकी पार्ट सरफेस के अंदर होता है। मान लो कहीं पर जो है मैंने कहा कोई हिस्सा, मान लो ये एक कोई हिस्सा है, ठीक है, ये कोई हिस्सा है, बॉडी पार्ट है, या जो हमने कहा कि आपसे कि ये जो है वो जमीन का एक हिस्सा, मिट्टी का हिस्सा है, तो फंजाई का रिप्रोडक्टिव पार्ट ऊपर की ओर निकला होगा ये, और बाकी पूरा फंजाई जो है वो अंदर की तरफ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसी फंजाई जिसका रिप्रोडक्टिव पार्ट सबस्ट्रेट के सरफेस से बाहर निकला होता है, रिमेनिंग पार्ट जो है बॉडी सरफेस के अंदर होता है, उसको हम इपीबायोटिक फंजाई कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है सिनकाइट्रियम। ऐसी फंजाई जो वुड पे ग्रो करती है उसे इपीजाइलस कहते हैं। ऐसी फंजाई जो जली हुई लकड़ी पे ग्रो करती है उसे जाइलोफ्लस कहते हैं। ऐसी फंजाई जो पेड़ों की छाल पे ग्रो करती है, ट्री बार्क पे ग्रो करती है, उसे कॉर्टिकोलस फंजाई कहते हैं, उसे कॉर्टिकोलस फंजाई कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो बेसिकली इपीजाइलस वुड पे ग्रो करती है, उसी का एक टाइप है जाइलोफ्लस, उसी का एक टाइप है कॉर्टिकोलस। ठीक है, तो वुड पे ग्रो करती है, हमने कहा उसको इपीजाइलस, जो जली हुई लकड़ी पे ग्रो करेगी वो जाइलोफ्लस होगी, जो पेड़ों की छाल पे ग्रो करेगी वो कॉर्टिकोलस होगी। ठीक है, फिर हम लोगों को देखने मिलता है नाखूनों में कई बार धब्बे देखने मिलते हैं हमको, बालों में कई बार जो है फंजाई ग्रो कर जाती है, वो होती है क्रेटनोफिलिक फंजाई होती है, जो नेल्स पे और हेयर पे ग्रो करती है, क्योंकि ये क्रेटीन को खाती है। हमारे नाखून और बाल, हमारे नेल्स और हेयर क्रेटीन से बने होते हैं। एंडोफाइटिक फंजाई वो होती है जो होस्ट प्लांट टिश्यू के अंदर पाई जाती है। जीरोफिलिक फंजाई वो होती है जो ड्राई कंडीशन में रह सकती है। थर्मोफिलिक फंजाई जो होती है जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकती है। मैंने कहा ना आपसे कि मैक्सिमम कुछ फंजाई है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सहन कर सकती है। मोस्ट ऑफ द थर्मोफिलिक फंजाई आपको 50 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही देखने मिलेंगी, क्योंकि इससे अधिक टेम्परेचर होगा तो वो मर जाएंगी। वो यानी टेम्परेचर टॉलरेट करने की रेंज जो है वो फंजाई की बैक्टीरिया से कम होती है। ठीक है, अब फंजाई की बॉडी को क्या बोलते हैं? थैलस कहा हमने के, लेकिन थैलस जो है ये वर्ड तो कॉमन वर्ड है। थैलस इज ए कॉमन वर्ड, थैलस इज नॉट ए पर्टिकुलर वर्ड। थैलस का होता है ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जिसको रूट स्टेम लीफ में डिवाइड आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एल्गी की बॉडी भी थैलोफाइटा में आती है। एल्गी जो है वो थैलोफाइटा होते हैं। ऐसे प्लांट जो जिनकी बॉडी थैलस जैसी होती है उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। तो थैलोफाइटा में एल्गी आता है और लोअर ब्रायोफाइटा आते हैं, ब्रायोफाइट आते हैं। ठीक है, फंजाई की बात करें, इन मोस्ट ऑफ द फंजाई द थैलस कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ फाइन ट्यूबुलर ब्रांचिंग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द हाइफी। फंजाई की बॉडी जो है ऐसे फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये मैंने कहा ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखाई पड़ रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम हाइफी कहते हैं। ठीक, दे में भी ब्रांच, ये ब्रांच हो सकते हैं और ये अनब्रांच हो सकते हैं, इनमें ब्रांचिंग हो सकती है। ये अनब्रांच भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये है हाइफी। हाइफी क्या होता है बेटा? सुनो बात उसके। फंजाई की बॉडी बनाने वाले जो थ्रेड हैं, ऐसे थ्रेड या धागे जिनसे फंजाई की बॉडी बनती है, उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम हाइफी कहते हैं। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपस में गुथ जाते हैं और गुथने पर जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है उसे हम माइसीलियम कहते हैं। तो एक्चुअली फंजाई की बॉडी होती है माइसीलियम। क्या होती है बेटा? माइसीलियम होती है। जैसे मैंने कहा ना कि ये मान लो हाइफी है, हाइफी है, हाइफी है, और ये हाइफी आपस में गुथ गया है और गुथने पर एक बड़ा सा नेटवर्क बन गया है, दैट इज दी
माइसीलियम, ये होता है माइसीलियम, और जो एक थ्रेड दिखाई पड़ रहा है आपको वो होता है हाइफी, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द फंजाई में थैलस जो है वो ऐसे समूह से बना होता है जो कि बारीक थ्रेड लाइक ट्यूबुलर ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम हाइफी कहते हैं। और हाइफी के नेटवर्क से फंजाई की बॉडी बनती है, और फंजाई की बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं। और याद रखिए कुछ फंजाई ऐसी होती है जो यूनिसेल्ड फंजाई होती है, उनकी बॉडी को नॉन माइसीलियल बॉडी कहते हैं। नॉन माइसीलियल बॉडी वाली फंजाई क्या होंगी, यूनिसेल्ड होंगी। भाई एक ही थ्रेड होगा तो कहां से नेटवर्क बन जाएगा अटके, जैसे ईस्ट है, ईस्ट इज ए नॉन माइसीलियल फंजाई, याद रखिएगा ईस्ट इज ए नॉन माइसीलियल फंजाई। ईस्ट में बॉडी जो है वो माइसीलियम नहीं होती है, ठीक है, यूनिसेल्ड होता है ईस्ट, ठीक है। और ईस्ट ही क्या होता है, वो जिसका इस्तेमाल हम अल्कोहल इंडस्ट्री में करते हैं, ब्रेड बनाने में करते हैं, ठीक है। तो फंजाई नॉर्मली ईस्ट को छोड़ दें आप तो मोस्ट ऑफ द फंजाई की बॉडी को हम माइसीलियम बोलते हैं, और माइसीलियम को बनाने वाले फाइन थ्रेड को, बारीक बारीक धागों को क्या बोलते हैं, हम उसे हाइफी कहते हैं। देखिए इमेज के, जैसे आप देख रहे हैं ये एक स्पोर, क्या हम देख रहे हैं, एक स्पोर है, ठीक है, ये स्पोर जर्मिनेट हुआ और इससे क्या निकल रहा है, इससे देखिए आप हाइफी ग्रो, इससे जो है वो हाइफी ग्रो हो रहा है, इससे हाइफी ग्रो हो रहा है। देखिए आप, ये आप देख रहे हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है, ये हाइफी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा हाइफी का जाल बन गया एक पूरा ऐसा, ये बन गया है माइसीलियम, इसे बोला हमने माइसीलियम का है इसको हमने, ठीक है ना। ऐसे स्पोर से हाइफी निकलेगा, फिर धीमे धीमे हाइफी में ब्रांचिंग होगी, फिर गुथ जाएगा, आपस में ग्रो करेगा और एक पूरा नेटवर्क या जाल बन जाएगा। उस जाल को बोलेंगे हम माइसीलियम बोलेंगे, उसके लिए हम माइसीलियम वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है। देखिए आप ना, हम फंगल माइसीलियम का एक्चुअल फोटोग्राफ देख रहे हैं, फिर उसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं हम, ठीक है। हम देख रहे हैं फंजाई की माइसीलियम दिखाई पड़ रही बॉडी। जब आप माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो जो इमेज ए में आपको फंगल माइसीलियम दिखाई पड़ रही है, उसमें आपको कई सारे गुथे हुए धागे दिखाई पड़ेंगे, और वो गुथे हुआ हर एक थ्रेड जो है वो हाइफी होता है, ठीक है। और हाइफी में आपको दो तरह का हाइफी देखने मिलेगा। कुछ फंजाई में ऐसे हाइफी होंगे जिसमें कि कोई सेप्टा नहीं होगा, मतलब वो एक सिंगल हाइफी में कई सारे मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आपको देखने मिलेगी। कुछ फंजाई में आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा कि हाइफी के अंदर आपको सिंगल सेल्स दिखाई पड़ेंगे, कई सारे सेल्स जो है कंपार्टमेंट आपको दिखाई पड़ेंगे। तो देखिए हाइफी में भी नॉन सेप्टेड हाइफी, नॉन सेप्टेड होगा तो देखिए नॉन सेप्टेड हाइफी है तो ये आपको मल्टी न्यूक्लिएट दिखाई पड़ेगी, आपको ये मल्टी न्यूक्लिएट दिखाई पड़ेगी, देख रहे हैं आपके। और जो सेप्टेड हाइफी होगी आपको ये मल्टी सेल्ड के रूप में दिखाई पड़ेगी, सेप्टा दिखाई पड़ेगा। सेप्टा मतलब खंड आपको दिखाई पड़ रहा है अंदर, देखिए ना दोनों में फर्क है। एक में केवल आपको मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन दिखाई पड़ रही है, दूसरे में आपको जो है वो एक बाकायदा सेल्स दिखाई पड़ रही हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप व्यू देख रहे हैं। अच्छा इस हाइफी को जो हम देख रहे हैं, ये इमेजेस, इस हमने फ्लोरोसेंट के, ये जो इमेज है ये हमने बेसिकली फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप से लिया, नॉट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इस इमेज को देख के बताइए आप मेरे को कि ये जो हाइफी दिखाई पड़ रहा है ये सेप्टेड है या नॉन सेप्टेड है। बिल्कुल सही आपने बोला सर, ये सेप्टेड है, क्योंकि हमको ये साफ साफ यहाँ पर सेप्टा हमको दिखाई पड़ रही थी, सेप्टेड हाइफी, हमको ये सेप्टेड हाइफी यहां पर दिखाई दे रही बेटा, के खंड दिखाई पड़ रहा ना अलग अलग के, तो ये सेप्टेड हाइफी है, ठीक है। देखिए अपना ये जो हम मशरूम देखते हैं ना, मशरूम जो दिखाई पड़ता है ऊपर की, आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने कहा ये आप देख रहे हैं ना, तो इसको यदि हम देखें यहाँ पर मैग्नीफाई करें हम इस माइक्रोस्कोप से, देखिए आप कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, या हम ऐसा बोले इसको हमने मैग्नीफाई किया इसको, तो हमें ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। एक हिस्सा जमीन के अंदर होगा इसका, एक ऊपर उभरा होगा, ऊपर वाला हिस्सा फ्रूटिंग बॉडी कहलाएगा, ऊपर वाले हिस्से को हम क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे, है ना, जो रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेगा। तो एक्चुअली अंदर से सब कुछ वैसे ही बना हुआ थ्रेड से, यानी जो आप मशरूम देखते हो उसकी बॉडी भी ऐसी बनी हुई है, कई सारे जो है वो हाइफी आपस में मिलते हैं और वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये हाइफी आपस में मिलकर इतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं कि कई बार हमको ये टिश्यू के समान दिखाई पड़ता है। फंजाई के ऐसा बोलते हैं कि फंजाई के अंदर हाइफी के मिलने पर टिश्यू के समान स्ट्रक्चर बनता है और उसको हम फंगल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेक्टन का मैं फंगल टिश्यू कहते हैं इसे हम, ठीक है। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. वेरी वेरी कई बार कहता है ईस्ट है, ये ईस्ट है, ये ईस्ट है,
ईस्ट में ऐसे बर्ड निकलती है, ईस्ट में ऐसे बडिंग होता है, ईस्ट जो है ईस्ट को हम बडिंग फंजाई बोलते हैं, ठीक है। जो है ईस्ट जो है वो बडिंग करता है, बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है। तो कई बार कहता है ईस्ट में रिपीटेटिव बडिंग होती है, जैसे मैंने कहा ये ईस्ट है, ये बर्ड बना, इसके ऊपर एक बर्ड ये बना, ठीक है, इस बर्ड के ऊपर एक बर्ड ये बन गया, एक बर्ड ये बन गया, एक बर्ड, कहने रिपीटेटिव कंटिन्यूअस बर्डिंग होने से हमको ये हाइफी के समान दिखाई पड़ रहा है, माइसिलियम के समान दिखाई पड़ रहा है। तो एक्चुअली में ये माइसिलियम नहीं होती, इसे हम बोलते हैं स्यूडोमाइसिलियम कहते हैं। तो स्यूडोमाइसिलियम का मतलब क्या होता है, कई बार यूनिसेल्ड नॉन माइसिलम फंजाई जो है बर्डिंग के कारण आपको माइसिलियम फंजाई के समान दिखाई पड़ती है, जैसे ईस्ट, उसे बोलते हैं स्यूडोमाइसिलियम कहते हैं, ठीक है। माइसिलल फॉर्म में जो फंजाई की बॉडी होती है वो हाइफी से बनी होती है, और माइसिलम सेप्टेड या नॉन सेप्टेड प्रकार के हाइफी से बने हो सकते हैं। जो नॉन सेप्टेड माइसिलियम या नॉन सेप्टेड हाइफी होंगे बेटा, उसके बॉडी में क्या होगा, उसकी बॉडी में जो हाइफी होगा वो सीनोसिटिक हाइफी, यानी हमको मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी हमको देखने मिलेगा। ये हाइफी है, इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन आपको देखने मिलेगा। एग्जाम्पल है म्यूकर एंड राइजोपस के। तो म्यूकर और राइजोपस में जो हाइफी होता है वो सीनोसिटिक होता है। सीनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट, सीनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक है। और जब उस हाइफी से माइसिलियम बनेगी तो हम उसे नॉन सेप्टेड माइसिलियम बोलेंगे के। सेप्टेड माइसिलियम में क्या होगा, आपको हाइफी में, जैसे ये हाइफी है आपको, तो हाइफी में आपको ऐसे क्रॉस बॉल देखने मिलेगी, आपको ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्रॉस बॉल आपको ऐसे हाइफी में आपको देखने मिलेगी, ठीक। और इसमें ये होते हैं सेप्टा, ये दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये होंगे सेप्टा, ठीक है। सेप्टा सिंपल सेप्टा हो सकते हैं या डोलीपोर सेप्टा हो सकते हैं। अब ये चीजें बेटा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन बेटा क्या होता है कि एनसीईआरटी में भले ही ना हो, लेकिन ये बड़े कॉमन चीजें, बेसिक्स है ये फंजाई का, और एग्जामिनर यदि पूछ भी लेगा ना इसको, तो ये आप नहीं तर्क दे सकते हो कि भाई एनसीईआरटी, क्योंकि कहां लिखा है कि एनसीईआरटी के बाहर नहीं पूछेंगे। तो हमें मालूम है कि कन्वेंशनली 90% से ऊपर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है, लेकिन बेटा कोई भी बाउंसर क्वेश्चन हमारे रैंक पे असर डाल सकता है, इसलिए हमको अपने आपको जो कॉमन इंफॉर्मेशन है उसके लिए तो तैयार करना ही पड़ेगा हमको, के। सेप्टा दो तरह का होता है, सिंपल सेप्टा है, डॉलीपोर सेप्टा। डॉलीपोर सेप्टा में क्या होता है, सेप्टा के अंदर एक ट्यूब होती है, और ये ट्यूब बेसिकली कनेक्टिविटी में हेल्प करती है। जैसे मैंने कहा, जैसे ये सेप्टा है, ठीक है, इस सेप्टा के यहां पे एक ट्यूब होगा ऐसा, और ये ट्यूब दोनों हिस्सों को आपस में कनेक्ट करेगा, ये ट्यूब होगा और ये ट्यूब जो है दोनों हिस्सों को आपस में कनेक्ट करेगा, ये, ठीक है, दोनों तरह के सेप्टा कनेक्ट करेगा, इसे डोलीपोर सेप्टम कहते हैं। डोलीपोर सेप्टा जो है फंजाई की क्लास बेसिडोमाइसिटीज में हमको देखने मिलता है, इंपॉर्टेंट के। तो डोलीपोर सेप्टम जो है वो इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लास बेसिडोमाइसिटीज के। ये रस्ट और स्मट फंजाई, याद रखिएगा, रस्ट और स्मट फंजाई भी बेसिडोमाइसिटीज ग्रुप में आती है। इन दोनों फंजाई को छोड़ दो तो बाकी सभी बेसिडोमाइसिटीज में आपको डोलीपोर सेप्टम देखने मिलते हैं, और पहली बार इनकी स्टडी की थी मूरे और मैकएलियर ने इनकी स्टडी की थी, ठीक है। देखिए आप इमेज देख सकते हैं कि डॉलीपोर सेप्टम कैसा होता है। तो देखिए ये वास्तव में क्या है, ये सेप्टा, दिस इज दी सेप्टा, है ना, और ये क्या है, ये ट्यूब, ये जो हो गया, ये हो गया है ट्यूब लाइक ओपनिंग हो गई, एक प्रकार से ये ट्यूब के समान ओपनिंग हो गई है, इसे हमने बोला। तो ऐसे सेप्टा को क्या बोला हमने, तो इस सेप्टा को क्या बोला, इसको हमने डॉलीपोर सेप्टम का। ये हो गया ना बेटा, ट्यूब जैसी ओपनिंग हो गई है पूरी, ये वाली, ठीक है, सीधी ओपनिंग, इसे डॉलीपोर सेप्टम कहा हमने, ठीक है। In regularly septate fungi, at the tip of hyphae, a small densely strand body is present called the Spitz-Zahn corpus के। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन जब आप सेप्टेट फंजाई, जो रेगुलरली सेप्टेट फंजाई होता है जिसमें बाकायदा सेप्टा देखने मिलते हैं, उस फंजाई को की हाइफी को आप स्टेनिंग करते हैं तो आप पाते हैं कि हाइफी के टिप पर आपको एक डेंस कलर की बॉडी देखने मिलती है, उसको स्पिट्ज़-ज़ाहन कॉर्पर बोलते हैं, उसको हम स्पिट्ज़-ज़ाहन कॉर्पर कहते हैं, ठीक है। और ये इस बात को देखो इसलिए क्या होता है कि स्टनिंग करके ही मालूम चल जाता है हमको कि हाइफी सेप्टेड है या नॉन सेप्टेड है। माइक्रोस्कोप में देखने के बगैर केवल स्टनिंग करेंगे मालूम चल जाएगा आपको, क्योंकि आपको हमेशा ये देखा आपने कि जो सेप्टेड फंजाई होती है उसमें स्टनिंग करने पर हाइफी की टिप पर आपको डेंस कलर की बॉडी देखने मिलती है, इसको स्पिट्ज़-ज़ाहन कॉर्पर कहते हैं, ठीक है। लोअर फंजाई जो होती है वो नॉन सेप्टेड होती है और हायर फंजाई सेप्टेड होती है। ये एक इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन के, दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के। ये वर्गीकरण की दृष्टि से, टैक्सोनॉमी की दृष्टि से बेटा, टैक्सोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो लोअर फंजाई होगी वो नॉन सेप्टेड माइसिलियम वाली होगी और जो हायर फंजाई होगी वो सेप्टेड माइसिलियम वाली होगी। अब इंटरेस्टिंग बात, जो फंजाई यूनिसेल्ड होगी,
जो फंजाई यूनिसेल्ड होगी उसके अंदर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसको सेक्स ऑर्गन बनाना पड़ेगा, तो पूरी की पूरी यूनिसेल्ड फंजाई अपने आप को सेक्स ऑर्गन में कन्वर्ट कर लेगी और हम इसे बोलेंगे होलोकार्पिक फंजाई। मतलब जब इंटायर थैलस is converted into reproductive structure, it is called the holocarpic fungi। के मतलब यह है कि जब कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फंजाई का थैलस, पूरा का पूरा थैलस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे होलोकार्पिक फंजाई बोलेंगे हम। और जनरली आपको ऐसा यूनिसेल्ड फंजाई में देखने मिलेगा। तो पूरा यानी फंजाई की पूरा थैलस या सेल जो है वो सेक्स ऑर्गन में या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम होलोकार्पिक फंजाई बोलेंगे। फिर इफ ओनली ए पार्ट ऑफ थैलस बिकम रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे मैंने कहा ये एक फंजाई है, ठीक है, इस फंजाई का एक हिस्सा केवल, इस फंजाई का केवल एक हिस्सा जो है वो एक हिस्सा जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो गया, बाकी हिस्सा नॉर्मल रहा, तो ऐसे फंजाई को बोलेंगे यूकार्पिक फंजाई। और ये होलोकार्पिक टर्म और यूकार्पिक टर्म एग्जाम में कई बार पूछे गए। आप कोई भी एमसीक्यू बुक उठा कर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन देखने मिल जाएगा यूकार्पिक और होलोकार्पिक के ऊपर, ठीक है। तो म्यूकर और राइजोपस जो है ये यूकार्पिक फंजाई होते हैं, याद रखिएगा। म्यूकर और राइजोपस को हम जो है वो ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ब्रेड मोल्ड कहते हैं, इनको हम ब्रेड पे ग्रो करने वाली ब्रेड मोल्ड कहते हैं। स्पेशली राइजोपस इज मोर फेमस एज ए ब्रेड मोल्ड के, पर म्यूकर को भी हम ब्लैक मोल्ड और ब्रेड मोल्ड कहते हैं, ठीक है, क्लियर। यूकार्पिक फंजाई जो है मोनोसेंट्रिक हो सकती है, मोनोसेंट्रिक का मतलब उसमें केवल एक स्पोरेंजिया हो, पॉलीसेंट्रिक हो सकती है मतलब उसमें कई स्पोरेंजिया हो। जब एक स्पोरेंजिया होगा, अब स्पोरेंजिया क्या चीज होती है बेटा, स्पोरेंजिया क्या होता है, स्पोरेंजिया मतलब वे स्ट्रक्चर जिनमें स्पोर लगते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया मतलब वे स्ट्रक्चर जिनके अंदर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। और स्पोर प्रोड्यूस करना फंजाई की कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्लियर। तो मैंने क्या कहा आपसे कि यदि एक यूकार्पिक फंजाई है उसमें केवल एक स्पोरेंजिया बनता है उसमें, तो मोनोसेंट्रिक बोलेंगे। कई सारे बनते हैं तो पॉलीसेंट्रिक बोलेंगे उसको हम के। याद रखिएगा, जनरली मैंने कहा ना, होलोकार्पिक फंजाई जो है मतलब जिसकी पूरा का पूरा थैलस जो है वो सेक्सुअल पार्ट में कन्वर्ट होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट होता है, उसे होलोकार्पिक फंजाई कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है ईस्ट और सिनकाइट्रियम, ठीक है। अब फंजाई की बॉडी का एक और इंफॉर्मेशन, फंजाई में देखिए, यदि इफ फ्लैजिला प्रेजेंट इन दी फंजाई, यदि फंजाई में फ्लैजिला प्रेजेंट हैं तो वो 9+2 अरेंजमेंट को शो करते हैं। फ्लैजिला फंजाई में ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी होते हैं। फ्लैजिला दो तरह के होते हैं बेटा, एक फ्लैजिला ऐसे होते हैं, ठीक है, सिंपल फ्लैजिला है, स्मूथ विप्लेस। दूसरे फ्लैजिला ऐसे होते हैं, ऐसे आपको इनमें मैस्टिगोने उभार देखने मिलेंगे, ठीक है। पहले वाले फ्लैजिला जो है स्मूथ दिखाई पड़ रहे हैं, इनको बोलते हैं हम विप्लेस फ्लैजिलेट के, इनको बोलते हैं हम विप्लेस। जो स्मूथ होते हैं इनको बोलते हैं हम विप्लेस फ्लैजिलेट के, ये कहलाते हैं विप्लेस फ्लैजिलेट के। और जो फ्लैजिला जिनमें कि आपको ऐसे उभार दिखाई पड़ते हैं, इन उभार को हम बोलते हैं मैस्टिगोनीम्स बोलते हैं, इनको हम मैस्टिगोनीम्स कहते हैं या फ्लीमर्स कहते हैं। कि ये जो उभार है, इन उभार को जिस फ्लैजिला पाए जाते हैं उस फ्लैजिला को हम बोलते हैं टिंसल फ्लैजिला, उसको हम बोलते हैं टिंसल फ्लैजिला कहते हैं के। तो मैंने क्या कहा आपसे बेटा कि फंजाई में फ्लैजिला, चूंकि फंजाई यूकैरियोटिक है तो फ्लैजिला में आपको 9+2 अरेंजमेंट देखने मिलेगा के। 9 होंगे इसमें डुप्लेट फाइबर, 2 सेंट्रल फाइबर होंगे इसमें के, 9+2 अरेंजमेंट देखने मिलेगा आपको। फ्लैजिला ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी होते हैं, मूवमेंट के ऑर्गन होते हैं इसमें। फ्लैजिला विप्लेस या टिंसल फ्लैजिला हो सकते हैं। तो अब ये बेटा कई बार क्या होता है, एमसीक्यू में से वर्ड आते हैं, स्टेटमेंट पैराग्राफ में से वर्ड आते हैं, तो पता होना चाहिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूं ये एग्जाम में पूछे गए कॉमन क्वेश्चन में से एक है बेटा, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को, ताकि आप कल को मुझ पे ये ना बोले कि सर तो ऐसा ही पढ़ाते हैं। नहीं, मुझे पता है बेटा कि मेरे बच्चों को क्या मुझे बताना चाहिए ताकि वो एग्जाम में गलती ना कर बैठे। क्योंकि देखिए, ये एग्जाम भले ही आप दे रहे हो, लेकिन जितना ये आपका ख्वाब है कि मेडिकल में अच्छी रैंक पे सिलेक्ट होना, अच्छे कॉलेज पहुंचना, उतना ही ये मेरा भी ख्वाब है। मेरी बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी इच्छाएं आपके साथ में जुड़ी हुई हैं, और मैं चाहता हूं बेटा कि बायोमेंटर्स का झंडा हर जगह पे टॉप पे लहराए बढ़ के। आज नहीं तो कल हम होगा जरूर, करके दिखाएंगे हम। शपथ लिए हम लोगों ने के, इसलिए बेटा पीछे नहीं हटेंगे हम, ठीक। तो मैंने क्या कहा, फ्लैजिला दो तरह का होता है, विप्लेस या टिंसल। विप्लेस मतलब स्मूथ वॉल, टिंसल मतलब जिसमें कि आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन देखने मिलते हैं, और उन हेयर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं हम मैस्टिगोनीम्स या फ्लीमर्स कहते हैं, ठीक है। फिर
याद करो हमने एक स्लाइम मोल्ड का जिक्र किया था, प्रोटिस्टा। जो स्लाइम मोल्ड होते हैं बेसिकली बेटा, जो स्लाइम मोल्ड होते हैं बेसिकली, जो स्लाइम मोल्ड होते हैं दे आर दी सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। याद है आपको? ठीक है। इन सम फंजाई द वेजिटेटिव फेज is a free living multinucleate amoeboid mass of protoplasm without cell wall. Such structure is called the plasmodium. याद है आपको? मैंने कहा था आपसे स्लाइम मोल्ड में कि स्लाइम मोल्ड जो है मल्टीन्यूक्लिएट जेली के समान होता है, लगातार फैलता रहता है और इससे ये जो है वो कई मीटर तक जो है वो फैल सकता है, और इसको हम यूनिसेल्ड ही मानते हैं, इसको हम प्रोटिस्टा, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा मानते हैं। तो मैंने कहा था इसकी मल्टीसेल बॉडी के लिए हम प्लाज्मोडियम वर्ड का यूज करते हैं। प्लाज्मोडियम वर्ड का मतलब एक कॉमन मीडियम में मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन आपको देखने मिले, वो प्लाज्मोडियम भी कहलाता है। ठीक है। कुछ फंजाई ऐसी होती है जो डाइमॉर्फिक होती हैं। डाइमॉर्फिक का मतलब है कभी कभी आपको वो एक स्टेज में यूनिसेल दिखाई पड़ेंगी और अगली स्टेज में आपको वो मल्टीसेल या माइसीलियल दिखाई पड़ेंगी, और ऐसी फंजाई को हम डाइमॉर्फिक फंजाई कहते हैं। तो डाइमॉर्फिक फंजाई क्या होती हैं? अपनी लाइफ साइकिल की कुछ स्टेज में वो यूनिसेल दिखाई पड़ेंगी और लाइफ साइकिल की रिमेनिंग स्टेज में वो माइसीलियल या मल्टीन्यूक्लिएट दिखाई पड़ेंगी। एग्जांपल इसका है म्यूकर रॉक्साई, टेफ्रिना स्मट और ब्लेस्टोमाइटिस डर्मेटाइटिस के, ये वो फंजाई हैं जो डाइमॉर्फिक फंजाई में आती हैं। एग्जांपल में म्यूकर सबसे इंपॉर्टेंट है। म्यूकर रॉक्साई, पूरा नाम याद रखिएगा इसका। म्यूकर रॉक्साई एक डाइमॉर्फिक फंजाई है जो अपनी लाइफ साइकिल की एक स्टेज में यूनिसेल दिखाई पड़ती है और रिमेनिंग स्टेज में वो माइसीलियल फंजाई के समान दिखाई देती है। क्लियर? अब मैंने आपसे कहा था कई बार फंजाई की हाइफी अपने आप को कॉम्पैक्टली अरेंज करती है और इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाती है जो आपको टिश्यू के समान दिखाई पड़ता है, और ऐसे टिश्यू को हम फंगल टिश्यू कहते हैं, और टेक्निकली इनके लिए हम प्लेक्टन कायमा वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं? प्लेक्टन कायमा वर्ड यूज करते हैं। तो एग्जाम में यदि कोई पूछता है कि व्हाट इज प्लेक्टन कायमा, दैट इज बेसिकली फंगल टिश्यू मेड अप ऑफ द हाइफी के गुथने पर ये बने होते हैं। इन हायर फॉर्म ऑफ फंजाई, अब आप बोलोगे सर ये फंजाई के हायर फॉर्म क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा बेसिडियो माइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। याद रखिए कि जो बेसिडियो माइसिटीज है और एस्कोमाइसिटीज फंजाई के हायर फॉर्म में शामिल होते हैं। क्लियर? फंजाई के हायर फॉर्म में आपको माइसिलियम get organized into loosely or compactly woven structure that looks like a tissue, और ऐसे फंगल टिश्यू को हम बोलते हैं प्लेक्टन कायमा। टर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्लेक्टन कायमा क्या होते हैं? फंगल टिश्यू होते हैं जो हाइफी के गुथने पर बनते हैं। दो प्रकार के प्लेक्टन कायमा होते हैं, एक प्रोजेन कायमा लूजली वुवन पैरेलल हाइफी होती है, मतलब प्रोजेन कायमा में लूजली वुवन पैरेलल हाइफी आपको ऐसे देखने मिलेंगी। ठीक है, और जो कॉम्पैक्टली वुवन हाइफी होंगी उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे सूडो पेरेन्काइमा बोलेंगे। जो प्लांट के पेरेन्काइमा टिश्यू के समान दिखाई पड़ेगा हमें, क्लोजली वुवन होती है, और क्रॉस सेक्शन में हमको प्लांट के पेरेन्काइमा। प्लांट में क्या होता है? प्लांट एनाटॉमी में पढ़ा ना हमने कि प्लांट में क्या होता है कि जो पेरेन्काइमा इट इज फंडामेंटल और फाउंडेशन टिश्यू ऑफ द प्लांट। ठीक है, तो क्या कहा मैंने आपसे कि क्लोजली वुवन होगा, पेरेन्काइमा टिश्यू के समान दिखाई पड़ेगा, सूडो पेरेन्काइमा बोलेंगे हम के, और लूजली वुवन होगा, पैरेलल हाइफी होगी, प्रोजेनकाइमा बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये पहले वाला है प्रोजेनकाइमा। ठीक है, दूसरा वाला क्या है बेटा? दूसरा वाला है, नीचे भी लिखा हुआ कि सूडो पेरेन्काइमा। ठीक है बेटा, है ना? तो एक पेरेन्काइमा का समान सूडो पेरेन्काइमा बोला हमने, और जो हमें दिखाई पड़ रहा है पैरेलली अरेंज दिखाई पड़ रहा है वो प्रोजेनकाइमा है। क्लियर? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब वेरी वेरी आईएमपी, ये यहां से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो बेटा, जिन एग्जाम का मैंने यहां पे रेफरेंस इस्तेमाल किया, ये है AIPMT, ये है आपका पहले होता था एम्स और जिपमर के। तो अभी क्या है हमारे पास में, मैंने कहा ना आपसे कि एनटीए पेपर बनाएगा, हमारे पास में कोई विशेष जानकारी नहीं है कि पेपर का लेवल क्या, सब बाकी सब लोग अपने अपने मन से बातें कह रहे हैं। मैं इतना कहता हूं आपसे कि जब भी कभी आप निश्चित ना हो, श्योर ना हो, हमेशा अपना लेवल ऊपर रखिए। ठीक है, हमेशा अपनी तैयारी ऐसी कीजिए कि कोई कुछ भी कर दे, जीत आप ही की होना चाहिए। बस तुम कुछ भी करोगे, जीतेंगे तो सिर्फ हम। इतना दृढ़ निश्चय और इतना तैयारी अपना होना चाहिए, है ना बेटा? चलिए, राइजो मतलब होता है जड़, मॉर्फ मतलब होता है मॉर्फोलॉजी, समान दिखना, मतलब राइजो मतलब जड़ या रूट। ठीक है, मॉर्फ मतलब होता है आकृति, आकार, समान दिखना। ठीक है, जो जड़ों के समान दिखाई पड़ेगा राइजोमॉर्फ।
देखते हैं, नाम खुद अपनी बात कहता है, नाम खुद बतला रहा है वो चीज। देखिए, थिक स्ट्रैंड ऑफ सोमेटिक हाइफी, सोमेटिक हाइफी के मोटे थिक स्ट्रैंड जो कि कई सारे हाइफी के मिलने पर बनते हैं और ये अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज करते हैं और एक कॉमन बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं एक ऑर्गेनाइज यूनिट बनाते हैं जो आपको हायर प्लांट के रूट एपेक्स के समान दिखाई पड़ेगा। हायर प्लांट के आपको रूट एपेक्स के समान दिखाई पड़ेगा, उसे बोलते हैं हम राइजोमॉर्फ कहते हैं, जो एपिकली ग्रो करता है, अगला सिरा इसका ग्रो करता है। तो साइंटिस्ट कई बार कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है शायद ये रूट टिप है, रूट एपेक्स है, एक्चुअली वो होता है फंजाई। तो कई फंजाई ऐसी होती है जिनमें कि जमीन के अंदर जाने के लिए, देखो अब यदि देखो मेरी बात सुनो, सिंगल हाइफी जमीन के अंदर जाएगी तो मिट्टी का तो अपना रेजिस्टेंस होता है, तो उसे अंदर इंटर करने में दिक्कत होगी। तो कई सारी हाइफी आपस में मिलती हैं, कई सारी हाइफी आपस में मिली और उन्होंने एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लिया उन्होंने, और इसका एक नुकीला सिरा बना इसमें, और ये जमीन के अंदर ये ग्रो करता है जड़ों के समान, इसे राइजोमॉर्फ कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा स्ट्रक्चर है स्क्लेरोसिया। कई फंजाई से मैंने आपसे कहा, कई फंजाई क्या होती है, मैंने कहा क्लेविसेप्स, ये फंजाई है, ये फंजाई अपने आप को एक क्या करेगी, ये जब कभी इसको जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करना पड़ेगा, इसको के जब कभी इसे अनफेवरेबल कंडीशन का सामना करना पड़ेगा तो ये एक रेस्टिंग स्टेज बनाएगा। ये अपने आप को जो है वो एक पूरी फंजाई के अंदर से कुछ हिस्सा ऐसा होगा जो एक रेस्टिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा और उस हार्ड कॉम्पैक्ट स्यूडो पेरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम स्क्लेरोसिया के। स्क्लेरोसिया हाइफी इकट्ठी होकर एक हार्ड कॉम्पैक्ट स्यूडो पेरेन्काइमेटस रेस्टिंग स्ट्रक्चर आती है। रेस्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है बेटा जो एक्टिवली ग्रो ना करता हो, जो केवल लाइफ को सेव करने का काम करता हो, अपनी खुद की लाइफ को सेव करने का, उसे रेस्टिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये क्लेविसेप्स फंजाई में हमको देखने मिलता है। देखिए पहले वाला, ये दूसरा वाला इमेज है राइजोमॉर्फ, बिल्कुल आपको रूट के समान दिखाई दे रहा है बेटा, रूट के समान राइजोमॉर्फ है ना। ठीक है, ये हाइफी के कलेक्शन से बना होता है। दूसरा वाला आप देख रहे हो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है स्क्लेरोसिया। अब स्क्लेरोसिया के बारे में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे आते हैं और जिसका अलग अलग चैप्टर में जिक्र है, वो हम समझ लेते हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं राई प्लांट के, आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो है ये राई क्रॉप देख रहे हैं हमके, ये राई को देख रहे हैं हम पे, राई क्रॉप है ये, मैं कलर चेंज करता हूं, राई क्रॉप के, ये राई का क्रॉप है, हाँ ये ठीक है, राई क्रॉप। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें आपको दिखाई पड़ रहा है ये फंजाई ने अपने आप को स्क्लेरोसिया में कन्वर्ट कर लिया। देखिए स्क्लेरोसिया आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और ये कौन सा फंजाई इसमें ग्रो करता है, क्लेविसेप्स पे ग्रो करता है, क्लेविसेप्स के। और एक बीमारी होती है, उस बीमारी को बोलते हैं हम इर्गोटिज्म, इर्गोट डिजीज के। इर्गोट डिजीज जो होता है ये एग्जाम का बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। इर्गोट डिजीज क्लेविसेप्स फंजाई से होता है, पूरा नाम है क्लेविसेप्स पर्पुरिया। क्लेविसेप्स पर्पुरिया फंजाई से इर्गोट डिजीज होता है जो राई के अंदर देखने मिलता है हमको, जिसमें स्क्लेरोसिया का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये स्क्लेरोसिया इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे केमिकल निकलता है, नाम उसका है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, LSD। नाम सुना है, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, LSD, दैट इज द केमिकल जिसका इस्तेमाल हेलुसिनोजेनिक ड्रग के रूप में होता है। मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं और लोग नशा करने में भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इर्गोट ऑन राई, राई के प्लांट में आप देख रहे हैं कि इर्गोट हो चुका है, क्लेविसेप्स का इन्फेक्शन हो गया है और क्लेविसेप्स ने वहां पर अपने रेस्टिंग बॉडीज को प्रोड्यूस किया है और इन रेस्टिंग बॉडीज को हम स्क्लेरोसिया कहते हैं। देखिए आप, दिस इज द स्क्लेरोसिया, है ना, ये देख रहे हैं, ये है रेस्टिंग स्यूडो पेरेन्काइमेटस रेस्टिंग बॉडीज को हम स्क्लेरोसिया कहते हैं। ठीक है, और इससे मिलता है लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट मूड चेंजिंग केमिकल। इट वाज डिस्कवर्ड इन 1938 एंड इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द लाइसर्जिक एसिड व्हिच इज फाउंड इन इर्गोट, ए फंगस। फंजाई का नाम क्या है इसका, इस फंगस का नाम है क्लेविसेप्स पर्पुरिया। ठीक है, जो राई पे ग्रो करती है। और याद रखिएगा ये लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल एमाइड एक बड़ा इंपॉर्टेंट केमिकल है, इसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में भी होता है, लेकिन कई लोग इसका इस्तेमाल नशा करने के लिए करते हैं जो कि ठीक नहीं है किसी भी सूरत में। इट्स अ मूड चेंजिंग केमिकल। अब देखो इसका मतलब ये कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कई बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट भी निकल के आ रहे हैं, मतलब फंजाई में कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जो है वो जुड़े हुए हैं उसके साथ में। अब बात करते हैं कि फंजाई का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें हम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अरे यार, जब आप बेटा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं किसी चीज को तो जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है उसके लिए आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। देखा आपने,
हमने देखा फंजाई का अल्ट्रास्ट्रक्चर। सेल वॉल इसकी काइटिन और सेलुलोज से होती है। काइटिन इज ए पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन का पॉलीमर, एंड सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ द बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, इसमें मेन कंपोनेंट होता है काइटिन इज द मेन कंपोनेंट के। यूक्रियोटिक सेल होती है, एक यूनिन्यूक्लियेट से आपको मल्टी न्यूक्लियेट सेल देखने मिलेगी। प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा इसमें, क्रोमोसोम होंगे इसके अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने मिलेगी आपको, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने मिलेगा, प्लांट के समान फीचर। फंजाई में भी आपको बीच में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने मिलेगा, ये भी प्लांट के समान करेक्टर हो गया इसमें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर ही, देखो ये फंजाई का मैंने आपसे कहा कि ये फंजाई की हाइफी है, उसके अंदर ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस को हमने मैग्नीफाई करके बाहर देख रहे हैं, बड़ा करके बाहर देख रहे हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि न्यूक्लियस, जनरली हमने क्या पढ़ा है, हमने जनरली पढ़ा हुआ है सेल डिवीजन के समय प्रोफेज स्टेज के एंड में। सुनिए बेटा, चैप्टर यहां कनेक्ट करेंगे। अब ये जो प्लांट किंगडम हुआ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, इसको मैं आखिर में क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कई चैप्टर का जिक्र करना पड़ता है। कई इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसे पेरेंट का ना पता हो तो हम क्या समझेंगे इसके बारे में। तो यहाँ ये चैप्टर सबसे आखिर में। अब गलती क्या है, एनसीईआरटी में इनको सबसे पहले डाल दिया उन्होंने। एक्चुअली में पढ़ने का और समझने का एक सीक्वेंस क्रम होता है, तो मैं उस क्रम को फॉलो कर रहा हूं। मैंने क्या कहा बेटा आपसे, मैंने आपको बताया हुआ है सेल डिवीजन में हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोफेज स्टेज के आखिर में, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेपर होती है ना। क्रोमोसोम जो है वो कॉमन क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में आते हैं और फिर न्यूक्लियर स्पिंडल एपरेटस अरेंज होता है और फिर क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं, मेटाफेज में अरेंज करते हैं, एनाफेज में डिवाइड करते हैं, पढ़ा है ना हमने। ठीक है, अब आप सोचिए जो फंजाई है, फंजाई में प्रॉब्लम क्या है कि कई फंजाई ऐसी जो सिनोसिटिक है। सिनोसिटिक फंजाई का मतलब है कि फंजाई की एक सेल में मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन प्रेजेंट है, और फंजाई की वो जो एक सेल है वो लंबी ट्यूबुलर सेल है, इसको हमने हाइफी का, हर हाइफी एक सेल के समान है। लॉन्ग ट्यूबुलर सेल है, इसके अंदर मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन है। अब सभी न्यूक्लियस के यदि मेम्ब्रेन गायब हो जाए तो एक गड़बड़ हो सकता है ना, कि कई सारे क्रोमोसोम मीडियम में आ गए, किसका स्पिंडल फाइबर किससे जुड़ेगा, तो क्रोमोसोमल एबोर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो प्रकृति ने एक वरदान दिया फंजाई को, उन्होंने कहा कि तुमको तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब नहीं करना है, तुम न्यूक्लियस के अंदर ही स्पिंडल फाइबर अरेंज कर लो, तुम न्यूक्लियस के अंदर ही सब कुछ कर लो, प्रोफेज कर लो, मेटाफेज कर लो, एनाफेज कर लो, टीलोफेज कर लो, और 2 न्यूक्लियस बना दो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब मत करना, गड़बड़ हो सकती है। तो सिनोसिटिक फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन माइटोसिस में गायब नहीं होती है और न्यूक्लियस के अंदर ही कंप्लीट माइटोसिस हो जाता है, और ऐसी माइटोसिस को हम कैरियोकोरिसिस कहते हैं, ऐसी माइटोसिस को हम कैरियोकोरिसिस कहते हैं। ठीक है, इट इज द इंट्रा न्यूक्लियर माइटोसिस, ये न्यूक्लियस के अंदर ही होने वाला माइटोसिस होता है। ठीक है, देन लोमासोम्स आर प्रेजेंट। व्हाट आर द लोमासोम्स? फंजाई में ये सेल वॉल है बेटा, समझते जाओ, ठीक है ना। मुझे लगता है, मालूम है मुझे कि उतना अच्छा नहीं है सर, हमको बोर लग रहा है सर, मजा नहीं आ रहा सर, तो भैया ऐसा है, हर चीज मजे के लिए नहीं होती है, ठीक है ना। कुछ चीजें, हर चीज मजे के लिए नहीं होती है, हर चीजें मजा नहीं आता है, कुछ चीजों में थोड़ी सजा भी होती है। ठीक है, तो कुछ इंफॉर्मेशन, जब इंफॉर्मेटिव हिस्सा होगा ना बेटा, तो थोड़ा सा एफर्ट। अब आप सोचो कि पूरे समय में जो है वो नृत्य कर करके पढ़ाऊं तो पॉसिबल नहीं ना यार, वो तो है ना, हर जगह पे मैं आपको, तो कुछ जगह पे इंफॉर्मेशन, इसको उसका वैल्यू है उसका, है ना, समझ गए ना बात को। जितना बोर आप होते हो ना, उतना ही बोर मैं भी होता हूं, पर मेरे सामने एक बात है कि यार मेरा बच्चा एग्जाम में जाएगा तो अच्छा करना चाहिए, है ना बेटा। तो इसलिए हम और आप मिलके एक दूसरे का साथ में है, तो कैसे बोर हो सकते हैं यार, हो सकते हैं क्या? अच्छा, आप मेरे साथ बोर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते ना, बस वही वाली बात है ना। तो चलो फिर अब बात करते हैं लोमासोम क्या होता है। तो सेल वॉल देखा, ये देखा मैंने, ये हो गया फंजाई का सेल वॉल हो गया ये, ठीक है। फिर ये फंजाई की हो गई, इमेजिन करते हैं ये फंजाई की हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई इसकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब कुछ फंजाई में क्या होता है बेटा, मोस्ट ऑफ द फंजाई में होता है ये कि सेल मेम्ब्रेन का एक हिस्सा जो है वो, सेल मेम्ब्रेन का, कुछ फंजाई में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन का जो एक हिस्सा है वो अपने आप को पाउच के रूप में बाहर निकाल देता है। जैसे मैंने कहा ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो एक हिस्सा, मेम्ब्रेन का एक हिस्सा पाउच के रूप में बाहर निकल गया,
और इसी हिस्से को हमने क्या बोल दिया, इसी हिस्से को हमने बोला, एक नया नाम दिया इसको, हमने बोल दिया लोमासोम। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या, अरे फायदा है इसका, फंजाई में जैसे ही आप फंजाई जैसे जैसे जो है फंजाई के अंदर जो है वो प्रोटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ेगी, लिक्विड कंटेंट बढ़ेगा, तो फंजाई जो है वो प्रेस करेगा अपने इस मेम्ब्रेन को, तो मेम्ब्रेन में एक जो है वो एक आउट पॉकेट बना हुआ है, इसको लोमासोम बोला, लोमासोम फूलेगा तो फंजाई की ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फंजाई को ग्रो करने में, उसकी सेल वॉल को ग्रो करने में लोमासोम रोल प्ले करता है। ठीक है, तो लोमासोम जो है फंजाई में हमको देखने मिलता है, बस बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन का ही बाहर की तरफ एक्सटेंशन होता है। ठीक है, पाउच के रूप में। ठीक, हम देख रहे हैं ये फंजाई की नॉर्मल सेल वॉल दिखाई पड़ रही है हमको ये, और आप सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं इसमें, कि नॉर्मल है, टिपिकल हम स्ट्रक्चर देखें तो हमको इस तरह का ये दिखाई पड़ेगा। क्लियर? अब एनसीईआरटी क्या लिखता है इसके बारे में, क्योंकि इतना कुछ हमने बगैर एनसीईआरटी के देखा अभी तक, तो अभी तक हमारा जो है वो जब एनसीईआरटी का लोगो नहीं दिखाई पड़ता और मैं बोले चले जाता हूं 1 घंटा हो जाता है तो दिल बैठने लगता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एनसीईआरटी को दिल को वापस से लिफ्ट करते हैं और जो है वो एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या लिखा है। ठीक, The fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organisms। याद रखिए सभी फंजाई हेटरोट्रॉफिक होती है, ये पूरा किंगडम हेटरोट्रॉफिक किंगडम है। They show great diversity in morphology and habitat के, ये अलग अलग प्रकार के आवास में पाई जाती है, अलग अलग तरह की दिखती हैं, और ये मॉर्फोलॉजी की डाइवर्सिटी हमने शुरू में कई सारी इमेजेस देखी थी, हमने वहां देखा हमने। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन द मोस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट, तो मैंने सड़ते हुए फल भी दिखा दिया आपको ऑरेंज, मैंने आपको ब्रेड भी दिखाया सड़ता हुआ। अब बताओ मैं एनसीईआरटी से कहां अलग था, मैं एनसीईआरटी के साथ था या नहीं था, है ना? ठीक है, द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल आर आल्सो फंजाई, मैंने वो भी दिखाया आपको, बटन मशरूम भी दिखाया आपको मैंने, बास्केट मशरूम भी दिखाया मैंने, कोरल फंजाई भी दिखाया, बास्केट फंजाई भी मैंने आपको दिखाया ना। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन द मस्टर्ड लीफ आर ड्यू टू पैरासिटिक फंजाइट के, याद रखिएगा बेटा कि जो है वो इस बीमारी का नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर। ठीक है, फंजाई का नाम है एल्बुगो कैंडिडा। ठीक है, नोट कर लेना इसको के, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर इज डिजीज जो एल्बुगो कैंडिडा से होती है, जो व्हाइट स्पॉट हमें मस्टर्ड लीफ के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, जो कि परजीवी पैरासिटिक फंजाई होती है। हम पढ़ चुके ऑलरेडी, फंजाई पैरासाइट भी होती है, फंजाई सेप्रोफाइट भी होती है, फंजाई जो है वो सिम्बायोटिक भी होती है। ठीक है, क्लियर? फिर कुछ यूनिसेलुलर फंजाई होती है बेटा, जैसे ईस्ट, इसका ब्रेड बनाने में यूज करते हैं, बियर बनाने में यूज करते हैं, तो हमने वो भी देखा है ना। फिर अदर फंजाई कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, व्हाइट रस्ट कॉजेज पक्सीनिया, व्हीट रस्ट मैंने कहा था ना, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट पक्सीनिया होता है, इसके बारे में बताया था कि नहीं बताया था, बताया था मैंने के। फिर सम ऑफ द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, मैंने पेनिसिलिन का नाम भी लिया था, कहा था ना, बताओ मैं कहां एनसीईआरटी से लगता, एनसीईआरटी के साथ था ना मैं, हाँ ठीक है। फिर फंजाई कॉस्मोपोलिटन होती है, लगभग यूबिक्विटस हर पॉसिबल जगह पाई जाती है, एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल में, प्लांट में के, तो कहां कहां पाई जाती है वो भी देखा हमने। ठीक है, दे प्रेफर टू ग्रोन इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस के, ये जो है अब याद रखिए फंजाई को ग्रो करने के सबसे अच्छा क्या चाहिए इनको, हल्का सा गर्म और ह्यूमिड प्लेस के, नमी होना चाहिए और वार्म होना चाहिए, वहां फंजाई ग्रो करती है समझ के। हम अपने भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं, ताकि उस पर फंजाई ग्रो ना करे और उसका स्वाद खराब ना हो, क्योंकि हमारे फ्रिज के अंदर क्या होगा, टेम्परेचर लोअर साइड होगा वहां पे, तो वार्म चाहिए, फंजाई को ग्रो करने के लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, और वार्म टेम्परेचर जो होता है वो फंजाई को ग्रो होने में हेल्प करता है, इसलिए फ्रिज में रखोगे टेम्परेचर लोअर साइड रहेगा वहां पे। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट को छोड़ दे आप, जो कि यूनिसेलुलर फंजाई होता है, ऑल फंजाई आर दी फिलामेंटस के, और इनकी बॉडी जो है लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, इसको हम हाइफी कहते हैं के, और हाइफी के नेटवर्क को हम माइसिलम कहते हैं। एवरीथिंग इज एनसीईआरटी के, कुछ हाइफी कंटिन्यूअस ट्यूब, सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लियेट साइटोप्लाज्म, इनको हम सिनोसिटिक हाइफी कहते हैं, ये भी देखा हमने। अदर है सेप्टा और क्रॉस बोल इन थेरेपी, तो हमने सेप्टा क्या होता है, डॉलीपोर सेप्टम क्या होता है, सिंपल सेप्टम क्या होता है, वो भी देखा हमने, है ना। सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, ये भी पढ़ा हमने, पॉलीसेकेराइड कौन सा, सेलुलोज है वो। ठीक है, क्लियर? अब बताओ मेरे को 1 मिनट के लिए, कहां मैं एनसीईआरटी से अलग था, कहां मैं एनसीईआरटी से अलग था, है ना। तो इसलिए भरोसा रखा करो यार, ठीक है, हम एनसीईआरटी पूरा पढ़ रहे हैं, बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी पूरा पढ़ रहे हैं, और एनसीईआरटी के आर पार भी हमने एक और लगा दिया हमने कि उसके बाहर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, हम फोड़ के आएंगे, शपथ लिया है हमने इस बात काट के, कोई भी पीछे नहीं हटेगा, जो पीछे हटा ना इस समय वो मेरा कमांडो नहीं है। ठीक है, इस समय पीछे नहीं हटेंगे के, सिर्फ आगे बढ़ेंगे, सिर्फ जीत की ओर आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं, संघर्ष पूरा करेंगे, जीतेंगे या सीखेंगे, हारेंगे तो कभी नहीं।
ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.